आज मैं आपको इस वीडियो में कल जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो कल आपका हुआ था 3 फरवरी को। प्री बोर्ड असेसमेंट 2022-23 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। 3 घंटे का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका हज़रत मोहम्मद ने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, श्रीलंका कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, हिंद महासागर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, यह नगर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण इसे 7 पहाड़ियों का नगर नगर कहा जाता है या कहलाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद ये दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, इनका सॉल्यूशन मैंने अपनी नोटबुक में तैयार कर रखा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन, उनके आंसर मैंने क्वेश्चन पेपर में ही लिख रखे हैं। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है, राजनीति विज्ञान। और पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें आंसर है सत्ता सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्रों के बीच विभाजित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में केंद्रीय सरकार का दूसरा नाम है? तो आंसर है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब सरकार बनाने के लिए अलग अलग दल सत्ता साझा करते हैं तो इसे कहा जाता है? तो आंसर है गठबंधन सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल है? तो आंसर है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। तो उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद दिखाऊंगा। उसके बाद है पार्ट 3 भूगोल, और भूगोल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जल परिवहन वहनांतरण वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो ये आंसर है सत्य, इसका आंसर है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है? आंसर है थोरियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका आंसर है सीमेंट। उसके बाद फिर से 2 नंबर वाले हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मानचित्र। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रति व्यक्ति आय को इस रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर है औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। पहले 4 क्वेश्चनों के आंसर मैं पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ, और 5वां क्वेश्चन है, माया सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर देखें। माया सभ्यता अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी। माया सभ्यता में माया जीवन का निर्वाह कृषि के द्वारा करते थे। माया लोगों के पास आर्थिक आदान प्रदान की भी व्यवस्था थी। माया व्यापार भी करते थे। उनके व्यापार की प्रणाली बहुत सुंदर और संगठित थी। माया मजदूर सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करते थे और मंदिरों का भी निर्माण करते थे। माया के शासक युद्ध में एक सफल
रणनीति बनाने में कुशल थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है? आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पेपर कराया था, प्रैक्टिस पेपर, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया था, यानी कि उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको वो आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्नलिखित है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तकरीबन 1000 वर्ष तक रही। सिंधु सभ्यता के अंत के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग कई मत हैं, जिनमें से प्रमुख मत निम्न है। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। दूसरा है नदियों का जलमार्ग परिवर्तन हो जाना। तीसरा है बाढ़। नंबर 4 है आर्यों का आक्रमण। और नंबर 5 है भूकंप, सामाजिक ढांचे में बिखराव आदि। यानी कि इन कारणों को बताया है सभ्यता के पतन के कारण। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ। हालांकि सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। इसलिए यह तर्कसंगत लगता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आने के कारण हुआ हो। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि केवल बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का पतन नहीं हो सकता। इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कई कारणों, जैसे आग लगना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि अन्य कई कारणों से इस सभ्यता के अंत का समर्थन कई विद्वान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक साहित्य की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यक एवं उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी आक्रमणों के भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े? आंसर देखें, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन राज्य स्थापित किए गए, जिन्होंने भारतीय वास्तुकला, सिक्का और खगोल विज्ञान को प्रभावित किया। विदेशी आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, कला और संस्कृति के विकास में मदद की। बाहरी आक्रमण के कारण भारत में राजनीतिक एकता की आवश्यकता पैदा की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशजों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने शासन के तहत भारत को एकजुट किया। भारत पर ईरानी आक्रमण से भारत ईरानी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। ईरानियों द्वारा भारतीयों के लिए लेखन का एक नया रूप पेश किया गया, जिसमें खरोष्टी के नाम से जाना जाता है। विदेशी आक्रमण से भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ। विदेशी व्यापार को शक्ति मिली। भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधने में काफ़ी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है मानचित्र से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। यहाँ से आपका दूसरा पार्ट शुरू होता है राजनीति विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें आंसर है सत्ता सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्रों के बीच विभाजित है। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन थे वो एक नंबर वाले थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में करवा दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1992 में किए गए संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर देखें, यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू
करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसके 3 निर्धारण तत्व हैं। नंबर 1, स्वयं की पहचान की चेतना। नंबर 2, विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका। तथा तीसरा है मांगों के प्रति सरकार की सोच। ये तत्व सामाजिक विविधता के विभाजन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में जाति व्यवस्था और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता, न्याय संगत उत्तर दीजिए। आंसर देखें। भारत की जाति व्यवस्था प्रभावशाली रही है। किसी भी जाति राजनीतिक शक्ति, भूमि और पुलिस या न्यायिक सहायता तक पहुंच को निर्धारित कर सकती हैं। जातियां भी कुछ क्षेत्रों के लिए स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। हर जगह राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति का राजनीति से गहरा संबंध है। नेता चुनाव के समय जाति के आधार पर वोट मांगते हैं तथा राजनीति में महिलाएं ऊंची जातियों से आती हैं। लोगों का सत्ता तक पहुंचने पर पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाति समूह को अधिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभ होता है, जबकि निम्न जाति समूह के पास उन शक्तियों तक सीमित पहुंच होती है। जाति व्यवस्था अलग अलग जातियों को अलग अलग आर्थिक ताकत बांटती है। तब उच्च जाति समूह आर्थिक ताकत को राजनीतिक सत्ता में स्थानांतरित करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में हेरफेर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। सामान्य भाषा में विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है, अर्थात आम जनता तक शासन सत्ता की पहुंच को सुलभ बनाना ही विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्लेषण कीजिए। आंसर देखें। पारदर्शिता का अर्थ है खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। सरकार हो या नौकरशाही, यहाँ पर पार्टियां आएगा, पार्टियां हो या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन, सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून (RTI) को पारित किया। इसके तहत केंद्र और राज्यों के स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए और नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया। सरकार के लिए यह सूचना या इसे न देने का कारण 30 दिनों के भीतर मुहैया कराना अनिवार्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आंसर देखें। राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। नंबर 1, राजनीतिक दलों के सामने सबसे पहली चुनौती है कि लोकतंत्र में केवल कुछ नेताओं के हाथों में ही सारी ताकत है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श लिया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। राजनीतिक दलों में नियमित बैठक नहीं होती और न ही
इसके आंतरिक चुनाव होते हैं। वे कार्यकर्ताओं से सूचना साझा नहीं करते और इसका हानिकारक परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है, अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पद पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सदस्यों को स्थान दे देते हैं। इस प्रकार यह स्थिति सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय की स्थिति होती है। यह पूरी तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध है। थर्ड पॉइंट है कई बार राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए धन और बल का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे अपराध और अपराधियों का भी सहारा लेने से भी परहेज नहीं करते। साथ ही वे किसी धनवान व्यक्ति और कंपनी के प्रभाव में भी आ जाते हैं, जिससे दल को उस व्यक्ति विशेष और कंपनी के अनुसार नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है। इस तरह के कार्य लोकतंत्र के विकास को रोकते हैं और दल के भीतर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज के युग में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। भिन्न भिन्न पार्टियों की नीति व सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में बहुत कम अंतर रह गया है। जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी आदि की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित है। उसके बाद भूगोल वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूं इसके। और क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की किन्हीं दो खाद्य फसलों के नाम उनके उत्पादक राज्यों के साथ लिखें। तो आंसर है चावल। चावल का उत्पादक सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल में के राज्य में होता है। उसके बाद है सोयाबीन। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर देखिए, जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच विभिन्नता है और पारिस्थितिक परिसर जिनमें वे एक हिस्सा हैं। उदाहरण, पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के 3 प्रभाव बताइए। आंसर देखें। पहला पॉइंट है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के 3 प्रभाव बताइए। तो आंसर देखें। पहला पॉइंट है, चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बावजूद भी भारत के कृषि उत्पाद विकसित देशों की कीमत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में कृषि पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। विकसित देशों के सस्ते कृषि उत्पाद भारत के बाज़ार में आने लगे हैं, जिसके कारण भारतीय किसानों को भारी हानि होने लगी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, भारतीय किसान एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर खेती की लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें हर साल महंगा बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदना पड़ता है। भारत में भूमि क्षरण और भूजल की कमी ने खेती की लागत को और बढ़ा दिया है। थर्ड पॉइंट है, दुनिया के अन्य हिस्सों से कुछ नई कृषि तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई और संकर बीज कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए तथा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। सौर ऊर्जा को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिलती है। यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र वाला था। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सतत विकास क्या है? आंसर देखें, और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको करवा दिए हैं। आंसर देखें, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, उसे सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व व्यापार संगठन के दो मुख्य कार्य लिखिए। आंसर देखें, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता जागरूकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखें, उपभोक्ता जागरूकता से यह आशय है कि उपभोक्ताओं या खरीदारों को उत्पादों, सेवाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी से अवगत कराया जाए। खरीदारों को जानकारी के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे हर समय सर्वोत्तम निर्णय और सही चुनाव कर सकें। उपभोक्ता जागरूकता एक प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता को उनके अधिकारों और नियमों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि वह जागरूक होकर किसी भी सेवा और वस्तु को खरीदकर उपभोग कर सके। लोग अपनी असीमित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित कीमत पर सामान और सेवाएं खरीदते हैं। यदि खरीदे गए सामान या सेवाएं खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत या आवश्यक मात्रा से कम है तो क्या करें? ये स्थितियां असामान्य नहीं हैं। संतुष्ट महसूस करने के बजाय उपभोक्ता अक्सर विक्रेताओं द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ उपभोक्ता जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? आंसर देखें, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी भाग का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड के कार संयंत्र में केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारों और विश्व में अपने कारखानों के लिए कार के पुर्जे का भी निर्यात होता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये था आपका क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड का आपका एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।